होते हैं और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका भी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ठीक, तो ये हुए आपके लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है आपका CrO2, ये एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऐसे ही आपका कोबाल्ट निकिल जो है, आयरन कोबाल्ट निकिल, ये सब आपके इसी प्रकार के पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अब हम आते हैं जो हमारे चौथे प्रकार के पदार्थ हैं, यानी चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो चौथे प्रकार का पदार्थ है, जिसको हम नाम देते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ये चौथे प्रकार का पदार्थ है जिसे नाम दिया प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। अब नाम में ही पहले एंटी लग चुका है, एंटी लौह जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, यानी इन पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में, कि जो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और एक बार यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी इनका चुंबकत्व का लक्षण बना रहता है। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू, ये 0 होता है। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब इन पदार्थों को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इनमें जो इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सही, लेकिन उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर और प्रति समांतर दोनों डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो चक्रण हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात समांतर और प्रति समांतर दोनों दिशाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है MnO, ये एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है, जो स्पिन है, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों दिशाओं में व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त हो जाता है। इसलिए इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अब अंतिम प्रकार के पदार्थ के विषय में बात करते हैं, जो है आपका फेरीमैग्नेटिक, जिसको हम नाम देते हैं 5वें प्रकार का पदार्थ, जिसको कहा गया है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये क्या है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस या पदार्थ, ये ऐसे पदार्थ होते हैं इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो लास्ट के 3 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, चाहे लौह चुंबकीय हो, चाहे प्रतिलौह चुंबकीय हो, और चाहे आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ हो, ये जो फेरी चुंबकीय पदार्थ है ये क्या होता है, इस फेरी चुंबकीय पदार्थ को हम लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर हम इसका हिंदी नाम दें तो इसको कहा जाता है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। नाम से ही आप समझ जाओगे कि ये क्या होते हैं, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये क्या है, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नाम में बताया, देखो लघु, लघु यानी कम, लौह चुंबकीय पदार्थ हमने पढ़ा हुआ है अभी।
लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, जिनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ यानी जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी जो होते लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति हैं, लेकिन उनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है, यानी वो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इसीलिए लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहा गया। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है या स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर और प्रति समांतर दोनों दिशाओं में व्यवस्थित होता है, लेकिन असमान संख्या में। समझ रहे हैं? असमान संख्या यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर चक्रण वाले हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला हो गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण वाला हो गया, या 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण वाले और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला, या हम कुछ ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। अब आप इसको देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो संरेखण है, अलाइनमेंट है, वो एक क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक तरीके से अलाइनमेंट नहीं है, यानी समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में असमान रूप से ये संरेखित हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर संरेखित हो गए, 1 नीचे, फिर 1 ऊपर 2 नीचे। अब इस प्रकार क्या होगा कि जब इनका संरेखण हम व्यवस्थित करते हैं, अब देखो इसमें से आप ये देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण वाला है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला है, तो दोनों का कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 हो गया। ऐसे ही आप यहां देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण वाला है, ये ऊपर चक्रण वाला है, तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण 0। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि नीचे चक्रण वाले हैं तो इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, अर्थात केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान देंगे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण में कोई भी योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ थे उसमें क्या होता था कि जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण केवल एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल, अर्थात इसमें जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान दे रहे हैं। यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यहां भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 के 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल कितने करेंगे, 2, जिनके चक्रण समान दिशा में है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान देते हैं। जैसे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो जो आयरन का जो ऑक्साइड है, जिसको हम कहते हैं Fe3O4, ये जो आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4, ये एक लघु लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसी प्रकार जो आपके मैग्नीशियम के फेराइट हैं, जैसे अगर हम फेराइट का सामान्य सूत्र लिखो तो सामान्य सूत्र होता है M2 पॉजिटिव Fe2O4। ये फेराइट है एक सामान्यतः, ये भी आपका लघु लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जिसमें M धातु है। कौन सी धातु हो सकती है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कुछ भी। जैसे मैग्नीशियम फेराइट होगा तो MgFe2O4, ये मैग्नीशियम फेराइट हो गया। तो मैग्नीशियम फेराइट जो होगा ये कैसा पदार्थ है, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई आपके डाउट हैं या कोई क्वेश्चन मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।